साक्षात्कार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भेंट, मुलाकात। इस साक्षात्कार में प्रसिद्ध लेखक रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लेखक अनुराग वर्मा ने लिया है। साक्षात्कार किनका लिया जाता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का शिखर चढ़ चुका है, अर्थात अपने जीवन में कुछ बन गया है, ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। और ये साक्षात्कार प्रश्न उत्तर के माध्यम से लिया जाता है। साक्षात्कार जीवन की गाथा की तरह होती है, जिसमें साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी काफी बातें संघर्षमयी, रोचक, सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी घटनाओं को जानने का मौका मिलता है। जब भी हम किसी का साक्षात्कार पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि उनके जीवन का संघर्षों का हमें पता चलता है कि आज उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है उसके पीछे उनकी तपस्या है, उनकी मेहनत है। हमें इनसे सीख लेना है और इन सीखों को अपने जीवन में उतारना है। जीवन के संघर्ष पथ पर चलते समय कठिनाइयां बहुत आती है। उन संघर्ष पथ पर बिना डरे, बिना रुके, बिना हारे जो आगे बढ़ता है वही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। हमें भी तो किसी का मार्गदर्शक बनना है, अर्थात हमें भी अपने जीवन को चमकाना है। सोने की तरह सोना यूं ही नहीं चमकता है, वह आग में तपकर चमकता है। हमें भी इसी तरह अपने जीवन को तपाकर चमकाना है। हमें भी किसी का प्रेरणा स्रोत बनना है। इसी विषय पर आधारित है हमारा अगला पाठ मधुबन। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परिचय दिया गया है। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब गद्य के संबंध में देखेंगे कि यह पाठ किससे संबंधित है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। यहाँ पर लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं सुबह का समय था। सुबह का समय समानार्थी शब्द क्या होता है? सवेरा। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी प्रयाग स्टेशन स्थित, प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद का बदला हुआ नाम है प्रयाग। यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान, निवास का मतलब होता है घर था। किसका? प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। और उस घर का नाम क्या था? मधुबन। वहां पर लेखक रामकुमार वर्मा जी से मिलने के लिए अनुराग वर्मा जी पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे। रफ्तार का मतलब होता है तेजी से चलना, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय का मतलब होता है फिक्स, जिसे हम कह सकते हैं निश्चित था, क्योंकि उनका जो मीटिंग था, जो साक्षात्कार था, वह 10 बजे का था। इसीलिए अनुराग वर्मा जी बड़ी तेजी से उनके निवास स्थान की ओर चले जा रहे थे। वैसे तो
मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। उत्सव, उत्सव का मतलब त्योहार। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि रामकुमार वर्मा को मैंने अलग अलग त्योहारों में देखा। उत्सवों, उत्सव यह अनेक वचन है, इसका एक वचन हो जाएगा उत्सव। विभिन्न उत्सव मतलब अलग अलग त्योहारों पर। संगोष्ठियों, संगोष्ठियों का मतलब होता है सेमिनार, जिसे हम कहते हैं। सेमिनार का मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसी एक विषय के बारे में हमें जानकारी दी जाती है, उस विषय के बारे में हमें बताया जाता है, हम उसे कहते हैं सेमिनार। सम्मेलनों, सम्मेलनों भी अनेक वचन है, इसका एक वचन होता है सम्मेलन। सम्मेलन क्या होता है? जहाँ पर किसी उद्देश्य पर विचार करने के लिए जब एकत्र होते हैं, मतलब किसी विषय पर डिस्कस करने के लिए, विचार करने के लिए एकत्र होते हैं, तो उसे कहते हैं सम्मेलन। अर्थात अनुराग वर्मा जी ने लेखक रामकुमार वर्मा को कहाँ देखा? विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट, निकट का मतलब होता है करीब से, पास से मुलाकात करने का यह उनका पहला अवसर था। लेखक कहते हैं, उस समय मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना, बच्चों ज्वार उठना अर्थात क्या होता है? समुद्र में जब लहरें ऊंचाई पर उठती है तो हम कहते हैं ज्वार उठना। तो उसी प्रकार मन में विचारों का उठना, ऊपर उठना, तो हम कहते हैं विचारों का ज्वार उठना। कैसे होंगे डॉक्टर साहब? कौन से विचार उठ रहे थे? डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा होगा? उनका व्यवहार अर्थात बर्ताव कैसा होगा? उस साहित्य मनीषी का, साहित्य का अर्थ होता है किताबें। साहित्य अर्थात वह जिसे हम कहते हैं समाज का दर्पण। हम आज साहित्य पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज का रहना सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, उस समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। इन सब के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? साहित्य के माध्यम से मिलती है। मनीषी का अर्थ होता है मन का, मतलब लेखक के मन का, उनका व्यवहार कैसा होगा आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैं उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। ऐसे बहुत सारे विचारों को अपने साथ लेकर मैं उनके घर मधुबन में प्रवेश, यानी उनके घर में मैं पहुंचा। काफी साहस करके, साहस का था हिम्मत करके, मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और उस पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? अर्थात नौकर को पहले से ही बताया गया था कि कोई मिलने के लिए आने वाला है, इसीलिए उसने तुरंत कहा कि आप अनुराग जी है। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम का अर्थ था हॉल में बिठाया, और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ?
आते ही उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। लेखक कहते हैं, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग अर्थात घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित है, ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन से संबंधित है, रिलेटेड है, और उन घटनाओं से आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हैं। मतलब उन घटनाओं से आप इंस्पायर हुए होंगे। उन घटनाओं को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हेतु का मतलब लिए, उस घटनाओं को जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न है, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। रामकुमार वर्मा जी ने प्रश्न पूछा कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कविताएं भी लिखते थे, और इन कविता को लिखने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से प्राप्त हुई, किस बात से वो इंस्पायर होकर उन्होंने कविताओं की रचना की, कविताएं लिखी। इस संदर्भ में, इसके बारे में ऐसा कोई घटना, प्रसंग मतलब घटना बताने का कष्ट करे। कष्ट का मतलब तकलीफ करे, जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। अंतरंग का अर्थ होता है शरीर का भीतरी हिस्सा, जैसे हम कहते हैं मन और मस्तिष्क। ओके, पहलुओं मतलब किसी बात या वस्तु के विभिन्न पक्ष। अब हम किसी बात, विषय के ऊपर जब सोचते हैं तो उस विषय के चारों तरफ से हम सोचते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो हम विभिन्न दृष्टिकोणों से उस विषय के बारे में विचार करते हैं, तो उसे कहते हैं पहलुओं। मतलब किसी बात को विभिन्न तरह से सोचना, अलग अलग ढंग से सोचना। तो विभिन्न पहलुओं को, अर्थात आपके जीवन के अंदर, जीवन के भीतरी पहलुओं को उसने मोड़ दिया। ऐसी घटनाओं को बताने का कष्ट करे। उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर जी, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो यह कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। हम इसे समझेंगे। पहले यह 1921 अर्थात आज से 100 साल पहले की बात है। उस समय समाज में जो व्यवस्था थी, हम उसे कह सकते अंधी व्यवस्था। मतलब
लोग कम उम्र में शादी करते थे, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना उचित नहीं समझते थे। उनका जीवन सिर्फ चूल्हा चौका यानी भोजन बनाना, घर में रहना, घर का काम और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे हम अंधविश्वास कह सकते थे। ऐसी अंध व्यवस्था के प्रति उस समय गांधी जी के मन में अपने आप विद्रोह का मतलब बगावत, क्रांति उदित हुआ। उदित का मतलब होता है पैदा हो जाना। उस समय जो समाज में व्यवस्था थी वह गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और उस व्यवस्था के प्रति उन्होंने विद्रोह, बगावत शुरू कर दिया। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, लेखक कहते हैं 1921 में कितने वर्ष के थे? 15.5 वर्ष के थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। लेखक कहते हैं जब मेरी उम्र 15.5 वर्ष की थी उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। उसका नाम था असहयोग आंदोलन। मैं समय स्कूल में पढ़ रहा था और गांधी जी का आंदोलन शुरू था। पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से, पारिवारिक का मतलब परिवार की तरफ से, सामाजिक का मतलब समाज की तरफ से। समाज क्या है? हमारे आसपास के बसे हुए लोग, घर की तरफ से और समाज की तरफ से। व्यवधान का मतलब रुकावट, बाधाओं से संघर्ष करते हुए, संघर्ष का मतलब लड़ते हुए मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भाग लेने का अर्थ होता है हिस्सा लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में, अर्थात मध्य प्रदेश में एक गांव है, नरसिंहपुर के नाम से जाना जाता है। वहां पर मौलाना शौकत अली आए और बोले, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। उन्होंने आकर क्या कहा उस नरसिंहपुर गांव में कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम अर्थात अंग्रेजी की पढ़ाई, शिक्षा, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। हम अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो उसका अर्थ क्या है कि हम अपने आप एक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। किसकी गुलामी की तरफ? अंग्रेजों की गुलामी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो यह कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? माई का लाल अर्थात हिम्मत होना, हिम्मत जिसमें साहस होना। तो अंग्रेजी की शिक्षा जो है गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। मौलाना शौकत अली ने क्या कहा कि है किसी ऐसे व्यक्ति में हिम्मत कि यह कह सके कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? लेखक कहते हैं मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी और मौलाना शौकत अली के मतलब स्पीच का, भाषण का मुझ पर वह असर हुआ कि मैंने माँ से लेखक ने बड़ी श्रद्धा से, श्रद्धा का मतलब विश्वास से, अपनी माँ के सामने स्कूल न जाने की उन्होंने घोषणा कर दी। घोषणा का मतलब ऐलान कर देना। सभी लोग सकते में आ गए। सकते में आना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। सभी घर के सभी लोग घबरा गए कि अभी लेखक स्कूल नहीं जाने वाले। उन्होंने ना ऐलान कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ। और बात भी अजीब का मतलब विचित्र थी कि उन दिनों उसके पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे और डिप्टी कलेक्टर का अर्थ था उप जिला अधिकारी थे और उनका लड़का स्कूल न जाने की घोषणा कर देता है। इसीलिए घर के सभी लोग घबरा गए थे। लोगों ने बहुत समझाया। धन्यवाद। इस पाठ का अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।